भौतिक भूगोल में हमारा आज का चैप्टर है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। वायुमंडल आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन पारदर्शी परत होती है उसी का नाम क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल की एक खास विशेषता होती है कि यह सूर्य से आने वाली यानी जो सौर विकिरण की लघु तरंगे हैं, शॉर्ट वेव्स हैं, उसके प्रति ये पारदर्शी होती हैं। यानी सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वे लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं तो उसको ये आने देती हैं। लेकिन जो पार्थिव विकिरण की जो लंबी तरंगे हैं, यानी सूर्य की जो किरणें जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और पृथ्वी से जो वापस जाती हुई किरणें हैं, ठीक, ये जो अवशोषित किरणें हैं जब ये पृथ्वी से वापस जाती हैं तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं। यानी सूर्य से किरणें तो आ जाती हैं लघु तरंगों के रूप में, लेकिन जा नहीं पाती दीर्घ तरंगों के रूप में। यही कारण है कि ऊष्मा अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करती है। क्लियर, समझ गए? तो वायुमंडल जो है ये पृथ्वी को जीवन योग्य बनाती है, पृथ्वी को गर्म रखती है। नहीं तो अगर ये पारदर्शी नहीं होती तो फिर पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती, सूर्य की किरणें ही नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से, क्योंकि हमें सूर्य की किरणों का खरबवा भाग ही प्राप्त होता है, बहुत कम भाग प्राप्त होता है। तो वायुमंडल क्या है ये आप समझ गए। चलिए, वायुमंडल के जो कंपोजिशंस हैं यानी जो वायुमंडल का संगठन है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं। वायुमंडल में दो गैसों का जो सांद्रण है वो लगभग 99% है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली वायुमंडल में जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो कि लगभग 78.08% पाई जाती है, 78.08%। जबकि जो ऑक्सीजन है वो 20.95% पाई जाती है। इस तरह से पृथ्वी में पाई जाने वाली कुल गैसों का लगभग 99.03% तो केवल जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो है आर्गन। आर्गन 0.93% पाई जाती है। आर्गन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन है। आर्गन एक भारी गैस है। चौथे नंबर पे जो गैस पाई जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.036% है। इस तरीके से हम देखें तो ये जो चार गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अकेले 99.99% वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कुछ हल्की गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे नियान हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनान हो गया और हाइड्रोजन हो गया। तो ये वायुमंडल का कंपोजिशन है, संगठन है। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल से यानी सतह से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर, मैं फिगर में सब समझाऊंगा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं कि सतह से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है। यानी बस 0 से 120, उसके बाद इसकी मात्रा जो है वो नगण्य हो जाती है, ठीक। यानी 120 किलोमीटर से अब ऑक्सीजन 0 हो जाता है। जो ऑक्सीजन है 120 किलोमीटर तक है। उसमें भी जो पृथ्वी के 5, ये वायुमंडल के जो 5 लेयर मैं बताऊंगा, जिसमें ट्रोपोस्फीयर सबसे निचली लेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। इसके बाद से मैंने बताया आर्गन के बारे में। नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन की एक विशेषता होती है कि जो लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं और जो शैवाल आदि प्रजातियां होती हैं, ये जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। यानी पौधों को नाइट्रोजन सीधे सीधे प्राप्त नहीं हो पाता, तो ये जो लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं जैसे चना वगैरह,
ठीक, दाल, चना, ये सब, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अगर सांद्रण बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी के लिए उत्तरदायी है, एक नियत मात्रा होनी चाहिए, 0.036% है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगी तो धरातल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और ये गर्मी जो है किसी भी मायने में सही नहीं होगी, और ये पारिस्थितिक तंत्र को, जलवायु को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देगी। तो वर्तमान समय में गर्मी, एसी, एयर कंडीशन हुए, गाड़ियाँ हुई, इन सबसे क्या हो रहा है, इन सबसे CO2 का सांद्रण जो है वो बहुत ज़्यादा वायुमंडल में बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है वायुमंडल में एक ओजोन गैस भी पाई जाती है। ओजोन गैस जो है वो मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, अभी मैं फिगर पे बताऊंगा। स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो ओजोन गैस है, इसका मुख्य काम होता है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको ये अवशोषित करती है। ये किरणें बड़ी हानिकारक होती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर मनुष्यों में कैंसर का, त्वचा कैंसर का कारण बनती है। इसके अलावा समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन वगैरह की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। तो ये यूवी रेज बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो ओजोन लेयर है, ठीक, ये क्या करती है, ओजोन लेयर में जो ओजोन गैस है ये इस अल्ट्रावायलेट रेज को समाप्त करने का कार्य करती है, यूँ कहिए सोखने का कार्य करती है। वायुमंडल में ये 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक के रेंज में पाई जाती है, और सर्वाधिक इसका सांद्रण जो है वो लगभग 21-22 किलोमीटर पर होता है। किसका? ओजोन गैसों का। जो सुपरसोनिक जेट वायुयान है उनसे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, इसके अलावा जो एयर कंडीशंस हैं या रेफ्रिजरेटर हैं, इन सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जो है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये निकलता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारी ओजोन परत को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। ओजोन परत से संबंधित पहला समझौता जो हुआ था वो 1987 का कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक। 1985 में सर्वप्रथम ओजोन क्षेत्र दक्षिण ध्रुव यानी ये सबसे नीचे, ठीक है, वायुमंडल में, यानी अंटार्कटिका में सबसे नीचे देखा गया था। 1985 में वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इससे संबंधित एक सभा हुई थी। इसी सभा का परिणाम था मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैं इसीलिए लेक्चर आपको पहुंचा रहा हूं कि पहले आप सुन लें, दिमाग में भर लें, एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जलवाष्प भी मैंने कहा कि पाया जाता है, 0 से लेकर 4% तक जलवाष्प की मात्रा होती है। विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। देखिए, ये विषुवत वृत्त, ध्रुव, वायुदाब और तमाम मैंने पढ़ा दिया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका लिंक वहाँ पे होगा, उसे देखिए। पूरी सीरीज बड़ी बेहतरीन है। जीएस आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि प्री और मेंस दोनों में ही आप जीएस के प्रश्न सही कर पाएंगे, अपने सिलेक्शन को और ज़्यादा मजबूती से अपने दावे को रख पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति जो ग्रीन जलवाष्प हैं वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करते हैं। तो ये बात रही जलवाष्प के बारे में। अब अगर हम बात करें धूल और कणों को, तो धूल और कण भी हमारे वायुमंडल का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, पाए जाते हैं। ये जो है एक प्रकार से ह्यूमिड कंट्रोल या आर्द्रता ग्राही, ह्यूमिड ऑब्जर्वर, आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि धूल कण ये जलवाष्प इनमें संघनित होकर और क्या बना देते हैं, बादल का निर्माण बना देते हैं, ठीक है। यानी बादल में धूल के कण और जलवाष्प निहित होते हैं। धूल के कण और जलवाष्प मिलकर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। बादल का भी एक अलग से चैप्टर होगा, उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ जितना जरूरी था वो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से वायुमंडल का संगठन था,
संगठन, जिसमें कंपोजिशन आप कह सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कौन कौन सी गैसें पाई जाती है वायुमंडल में, सबसे अधिक कौन सी गैस कितनी प्रतिशतता किसकी होती है और उन गैसों का क्या योगदान है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का स्तरीकरण। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहली सबसे निचली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इसे शोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर है, इसको समताप मंडल कहते हैं। तीसरा लेयर जो है ये मेसोस्फेयर है, ठीक है। इसके बाद यानी मध्य मंडल, इसके बाद ऊपर आता है आयनोस्फीयर, आयन मंडल, या थर्मोस्फीयर, थर्मल मंडल, या तापमंडल। इसके ऊपर सबसे लास्ट 5वां एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल यहाँ बता दे रहा हूँ, फिगर आपके सामने है। ये जो ट्रोपोस्फीयर है, जिसको शोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये 0 से लेकर लगभग 18 किलोमीटर तक है। अगर हम एवरेज देखें तो लगभग 0 से 13 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। इसके बाद जो है लगभग 12-13 से लेकर 18 किलोमीटर तक एक बीच का मध्य लेयर है। इसको जो है हम ये संक्रमण क्षेत्र मान सकते हैं, किसका? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर का। तो अगर हम एवरेज देखें तो लगभग 13-15 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फीयर है। पृथ्वी पर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, बादल, बारिश, ओला, इसके अलावा वर्षा, इसके अलावा जो भी पाला पड़ना, जो भी घटनाएं मौसम से संबंधित होती हैं, वो सभी इसी ट्रोपोस्फीयर में घटित होती हैं। इस ट्रोपोस्फीयर की एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर में आप ऊपर बढ़ेंगे, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है 165 मीटर पर 1 डिग्री, यानी लगभग 1 किलोमीटर पर 6.4 या 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। ये सब पूछे जाते हैं। ये लेयर आपने याद रखा, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, तापमान में कमी। इसी लेयर में सारे पर्वत स्थित हैं। लगभग पर्वतों की जो अधिकतम ऊंचाई लगभग 8-8.5 किलोमीटर तक होती है। तो इसी लेयर में पर्वत पाए जाते हैं। यही कारण है कि पर्वतों पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पर्वत क्या हो जाते हैं? ठंडे होते जाते हैं, ठीक है। और ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा। यही कारण है कि फाउंटेन पेन की स्याही जो है वो क्या करती है? फफक पड़ती है वायुयान वगैरह में जब हम बैठे होते हैं। फाउंटेन पेन पहले आता था स्याही वाला इंक पेन, अभी भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है। देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई परिवर्तन मुख्य देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसको समतापमंडल कहते हैं। लेकिन इसके बाद 20 किलोमीटर से लेकर उसके ऊपर जाने पर इस पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 50 किलोमीटर तक तापमान में वृद्धि होती है। यह तापमान में वृद्धि क्यों होती है? ये ओजोन परत के कारण होती है। यहाँ पर स्थित जो ओजोन लेयर है, जो कि लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है, ये जैसा कि मैंने बताया सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्षेत्र गर्म हो जाता है, लेकिन इस अल्ट्रावायलेट रेस से अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा भी करता है। इसके अलावा यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो लेयर है, जो कि समताप मंडल, यहाँ पे मैंने बताया 20-22 किलोमीटर तक लगभग कोई तापमान में बहुत खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, इसलिए यह जहाज़ों के लिए, हवाई जहाज के लिए सबसे उपयुक्त मंडल माना जाता है। तो हवाई जहाज जो है इसी स्ट्रेटोस्फीयर के निचली परत में, निचले लेयर में चला करते हैं। इसके ऊपरे में यानी ऊपर में यहाँ पर जो जेट वायुयान वगैरह है वो पाए जाते हैं, वो चलते हैं। तो लगभग 15 से लेकर, ठीक, यहाँ मैंने 18 लिखा है, बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, तो लगभग 15-18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने बताया है कि 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके ऊपर तापमान में वृद्धि होती है।
इसके बाद से आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। जैसे जैसे हम मध्यमंडल में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी होती जाती है और ये कमी 80 किलोमीटर पर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक की ये कमी हो जाती है। यही कारण है कि मेसोस्फीयर या मध्यमंडल सबसे ठंडा लेयर या मंडल माना जाता है। मेसोस्फीयर के बाद चौथा जो है वो है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर वैसे पूरा हम इसको थर्मोस्फीयर कह सकते हैं, इसी थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर है। देखिए ये आयनोस्फीयर आयन मंडल है। आयन मंडल में ये जो रेडियो तरंगे हैं निम्न आवृत्ति की, लो फ्रीक्वेंसी की निम्न जो रेडियो तरंगे हैं ये परावर्तित होती हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर संचार संभव हो पाता है। यहाँ पर इस आयन मंडल में कई लेयर है, एक डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। यहाँ मैं आपको बताऊं कभी कभी प्रश्न थोड़ा डीप चला जाता है, तो ये जो रेडियो तरंगों की निम्न फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, ये मुख्यतः डी लेयर से परावर्तित होती है। डी लेयर जो है वो 80 से 99 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि ये पूरा आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर हम कह सकते हैं 80 से 640 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी लेयर 80 से 99, इसके ऊपर जो है ई लेयर है लगभग 99 से 150 किलोमीटर तक, इसके जस्ट ऊपर ई लेयर है। ई लेयर और डी लेयर की ये जो विशेषता है, ये मैंने आपको ये डी लेयर की मैंने बताई, ई लेयर की भी एक विशेषता है। मैं आपको बता दूं कि जो ई लेयर है, इसी ई लेयर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश इसी ई लेयर में, ई लेयर की परत यानी ई परत में दिखाई देता है, जो कि 99 से लेकर 150 किलोमीटर तक है। एक और प्रश्न आप जान लीजिए ई लेयर से संबंधित कि जो ई लेयर है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है यहाँ पर, ठीक। तो ई लेयर की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। ई लेयर की उत्पत्ति लिख सकते हैं नाइट्रोजन के परमाणुओं पर फोटॉन्स की, ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है, पराबैंगनी फोटॉन, नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया स्वरूप ई लेयर की उत्पत्ति होती है। केवल यही लाइन पूछ देगा, इसलिए मैंने बता दिया, बाकी कोई बहुत और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ई लेयर के बाद जो है एफ लेयर है, जो कि लगभग 150 से 380 किलोमीटर तक है, और उसके बाद जी लेयर है लगभग 380 से लेकर 640 किलोमीटर। तो कभी कभी प्रश्न डेप्थ में चला जाता है, इसलिए मैंने आपको लेयर वाइज बता दिया, ठीक है। तो आयनोस्फीयर आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। इसी आयन मंडल का ऊपरी हिस्सा थर्मोस्फीयर या ताप मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आयन मंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी बढ़ती जाए, यानी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसके बाद सबसे बाहरी जो मंडल है 640 किलोमीटर से अब ऊपर 1000 किलोमीटर और उससे भी ऊपर लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। बाकी ये ब्रह्मांड में उसके बाद से ये मंडल विलीन हो जाता है। तो इसको कहते हैं बहिर्मंडल या वायुमंडल। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य नाम की संलयन प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से बना है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जानकारी जो कि ये वायुमंडल के लेयर की थी वो मैंने आपको दे दी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये पूरा टॉपिक, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैंने शुरू में लेक्चर दिया यानी बोला, फिर मैंने मैप द्वारा बताया। मैप आपके ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहाँ देख सकते हैं इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसका नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए परीक्षा की तैयारी अगर आपको करनी है सिविल सेवा की, तो बड़ा ही डेप्थ रूप में पढ़ना होता है, और डेप्थ रूप में पढ़ने के लिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ता है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है अभी, मुझे लगता है ये 19वां लेक्चर होगा इस पूरे सीरीज का। ये सीरीज आपको आरओ 2023 की परीक्षा और यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा में
बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि केवल यही नहीं, बल्कि आप किसी भी सिविल सेवा की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यही लेक्चर हमारे काम आने वाले हैं। तो हमारे इस डेप्थ लेक्चर जो कि बिल्कुल निःशुल्क अभी आपको प्रोवाइड हो रहा है, उसे आप लगातार देखते रहिए। पूरे लेयर की जानकारी मैंने यहाँ आपको बता दी। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, नोट्स आप अपना बना भी सकते हैं। टेलीग्राम पर थोड़ा सा आपको देखिए वहाँ पेमेंट भी करना होगा, यानी पेड ग्रुप में 2 साल के लिए केवल 499, चूँकि हमारी टीम की वहाँ मेहनत होती है और बहुत सारी अन्य सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसलिए जो एक नॉमिनल फ़ी लगभग 2 साल के लिए लगभग आपको 700 से अधिक दिनों के लिए केवल और केवल 499 की फ़ीस है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी बेहतरीन दी जा रही है। अभी तो RO की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कीजिए, खुद देखिए, फ़र्क देखेंगे। एक बार वो सारी टेस्ट सीरीज बना के जाएंगे, परीक्षा में प्रीलिम्स नहीं रुकेगा और मेंस तो हम साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर हम मेंस की भी तैयारी करवा रहे हैं। जो आप ये बैच लेंगे उसमें मेंस की भी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अभी हम लगातार विश्व भूगोल के लेक्चर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके पहले मैंने वायु दाब, पवन की पेटियाँ वगैरह सब पढ़ा दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए। अब इस लेक्चर के बाद से हम ये फिजिकल ज्योग्राफी में सूर्यातप और पृथ्वी का उष्मा बजट यानी इंसोलेशन और ये जो पृथ्वी की हीट बजट है उसको देखेंगे। तब तक आप इसका बेहतरीन नोट्स बना लें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहें।